डॉक्यूमेंट्रीज हमेशा ठोस रिसर्च पर आधारित और भरोसेमंद नहीं होती हैं। हालांकि ये आपको यही विश्वास दिलाना चाहती हैं। पर्सनल एजेंडा, हेर फेर किए गए फैक्ट और कभी कभी पूरी तरह से गलत आंकड़े अक्सर भोले भाले दर्शकों द्वारा नोटिस नहीं किए जाते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप बेवकूफ बनने से बच सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में संदेहास्पद दावों से लेकर कथित रूप से जानलेवा भोजन तक, आइए देखते हैं कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड तरीके जिनसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट्रीज आपसे झूठ बोलती हैं। नंबर 10, डिज्नी का काला राज। दुनिया के आर्कटिक क्षेत्रों में लेमिंग्स नामक छोटे चूहे जैसे रोडेंट पाए जाते हैं। एक लंबी चलने वाली किंवदंती के अनुसार लेमिंग्स की माइग्रेट करने की प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है जिससे उन्हें दिशा से या बाधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके नतीजे में ये रोडेंट अक्सर घातक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, विशेष रूप से तब जब ये चट्टानों से एक साथ छलांग लगाकर सामूहिक रूप से एक्सीडेंटल आत्महत्या कर लेते हैं। डिज्नी की 1958 की नेचर डॉक्यूमेंट्री व्हाइट वाइल्डरनेस के एक फेमस सीन ने इस गलत धारणा का भरपूर फायदा उठाया। इस फिल्म में लेमिंग्स को उनकी सामूहिक छलांग लगाते हुए मौत के मुंह में जाते हुए दिखाया जाता है। जब वे आर्कटिक समुद्र में कूदते हैं तो ट्रॉमा से या डूबने से मर जाते हैं। हालांकि बाद में इस मशहूर फुटेज को फेक पाया गया। फिल्म की क्रू ने टर्न टेबल पर कुछ लेमिंग्स को रख दिया, जिससे ये इल्यूजन पैदा हो गया कि बड़ी तादाद में लेमिंग्स समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं। उन लेमिंग्स को शूट करने के लिए उनके मूल आर्कटिक आवासों से कनाडा इंपोर्ट किया गया था। सिनेमैटिक इफेक्ट के लिए क्रू ने उस झुंड को खदेड़कर चट्टान से धकेल दिया। दुर्भाग्य से फुटेज तो फेक बना दिया गया, लेकिन बेचारे लेमिंग्स का हश्र असली था। और दुखद बात तो यह है कि जिससे वे गिरे वो समुद्र भी नहीं था, बल्कि अल्बर्टा नदी थी। मुझे ये कभी यकीन नहीं होगा कि मिकी माउस अपने भाई बहनों के साथ ऐसा भी कर सकता है। नंबर 9, व्हाट द हेल्थ। चाहे खुले आम हो या छुपकर, अधिकांश डॉक्यूमेंट्रीज का कोई ना कोई एजेंडा होता ही है। क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना, इसे टेलर किया जाता है ताकि मन माफिक ओवरऑल मैसेज भेज दिया जाए और भावनाएं जगाई जाएं। लेकिन जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री होती है वो संतुलित तर्कों और फैक्ट्स की आड़ में अपने एजेंडा को बखूबी छुपा लेती है। दुर्भाग्य से 2017 में रिलीज हुई व्हाट द हेल्थ ने सभी को कुछ फूट से भयंकर तरीके से डरा दिया, लेकिन ये संतुलित तर्क और फैक्ट्स में पीछे रह गई। नतीजतन डॉक्टर्स, डाइटिशियंस और पत्रकारों ने समान रूप से इसकी भारी आलोचना की। इस डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि कैंसर से लेकर डायबिटीज तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं मांस और डेयरी प्रोडक्ट के सेवन से होती हैं। ऐसा ही एक दावा है कि दूध पीने से कैंसर होता है। इस संबंध को सुझाने वाली जो रेफरेंस स्टडीज हैं उनमें काफी छोटे ग्रुप्स थे और इसने खुले आम माना कि इसमें आगे और जांच की आवश्यकता है। दूध की बोतल की दूसरी तरफ कई बड़े ग्रुप्स पर अध्ययनों में कोई सबूत नहीं मिला है कि दूध कैंसर का कारण बनता है, और कुछ ने तो ये भी सुझाव दिया है कि ये वास्तव में बीमारी से बचने में मदद कर सकता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री का अब तक का सबसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया दावा है। ये है एक रोज अंडा खाना 5 सिगरेट पीने जितना खतरनाक है, क्योंकि अंडे में कोलेस्ट्रॉल है। ये दावा कि कोलेस्ट्रॉल के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और ये हार्ट डिजीज का कारण बनता है, बार बार गलत साबित हुआ। आपको ऐसे किसी इफेक्ट को नोटिस करने के लिए रॉन स्वानसन के लेवल पर अंडे खाने होंगे। Give me all the bacon and eggs you have. लंबे समय तक सिगरेट पीने वालों में से 2/3 स्मोकर्स मर जाएंगे। इसके सामने अंडों का प्रभाव कुछ भी नहीं है, तो आराम से अंडे खाइए। नंबर 8, एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ। 2006 में रिलीज हुई एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ 21वीं सदी के सबसे बड़े मुद्दों में से एक पर फोकस करती है, जो कि है क्लाइमेट चेंज। इसके रिलीज होने के 1 साल बाद एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि हालांकि फिल्म एजुकेशनल थी और बेशक महत्वपूर्ण थी, इसमें कई बड़े वैज्ञानिक एरर्स भी थे। इनमें से अधिकांश में दुनिया भर में कोरल रीफ्स में हो रही ब्लीचिंग जैसे मुद्दे शामिल थे, जिसके लिए इस फिल्म ने पूरी तरह से इंसानों द्वारा शुरू की हुई ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग शायद कुछ हद तक इसके जिम्मेदार भी है, लेकिन प्रदूषण जैसे दूसरे फैक्टर्स का भी इसमें बराबर का या शायद थोड़ा ज्यादा ही रोल है। इसके दूसरे सबसे बड़े दावों में से एक और इशारा करता है कि या तो पश्चिम अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड निकट भविष्य में पिघल जाएगा, जिससे समुद्र का स्तर 20 फीट तक बढ़ जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि ये जरूरत से ज्यादा खतरे की घंटी बजाने जैसा है। हालांकि इसको झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा होने में सदियां लग सकती हैं। इसी तरह गोर ने यह दावा किया कि समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण प्रशांत महासागर में निचले द्वीपों के रहवासी द्वीप छोड़कर भाग रहे हैं। इस बात के समर्थन में भी सबूत नहीं था और ऐसा लग रहा था कि भावनाओं को उकसाया जा रहा है। इसी तरह इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे मार्मिक दृश्य में एक पोलर बेयर डूब रहा है क्योंकि उसे पैर टिकाने के लिए बर्फ नहीं मिल रही। दुर्भाग्य से ये भी गलत रिप्रेजेंटेशन था। जिस रिपोर्ट से ये रेफरेंस लिया गया था उसके अनुसार असल में 4 पोलर बेयर एक तूफान के कारण डूबे हुए पाए गए थे और उनका ग्लोबल वार्मिंग से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से इस डॉक्यूमेंट्री के कोर में बसी सच और पॉजिटिव चीजों से भी भरोसा उठ जाता है।
श्रीमान गौर, अगली बार सच्चाई से खिलवाड़ मत कीजिएगा वरना आप फिर से मुसीबत में फंस जाएंगे। नंबर 7, एन इनकन्वीनियंट लाई। एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ को झुटलाने के लिए 2007 में बनाई गई थी द ग्रेट ग्लोबल वार्मिंग स्विंडल, जो क्लाइमेट चेंज की बहस का दूसरा पहलू बताती है। इस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक अफवाह है जो एक राजनीतिक एजेंडे के तहत फैलाई जा रही है। ये डॉक्यूमेंट्री गलत, अधूरी, एग्जैजरेटेड और आउटडेटेड जानकारी से भरी हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि ये ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी की जिम्मेदार सोलर गतिविधि को ठहरा रही थी। ये थ्योरी 1991 की एक स्टडी पर आधारित थी जिसने कथित तौर पर हमारे लोकल स्टार की सन स्पॉट्स की साइकिल का संबंध ढूंढ लिया था। पृथ्वी के तापमान में बदलाव के साथ जल्द ही ये निष्कर्ष निकाला गया कि इस स्टडी ने अपना डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल किया था और इसे सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया। या तो इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मार्टिन डर्किन ने ये अपडेट मिस कर दिया था या इसे जानबूझकर अनदेखा कर दिया ताकि वे अपना ही एजेंडा चला सकें, क्योंकि यही उनके सारे तर्कों का आधार थी। एजेंडा की बात करें तो पर्यावरणविदों के खिलाफ डर्किन का बायस उनके पिछले कामों में साफ झलकता था। 1997 की डॉक्यूमेंट्री अगेंस्ट नेचर में उन्होंने पर्यावरणविदों की आलोचना की और उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक विकास में बाधाएं डालने वाले इरिटेटिंग लोग कहा। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि तथ्यों को दरकिनार करके डर्किन के एजेंडे को समर्थन करने के लिए 2007 की इस फिल्म की वैज्ञानिक समाज ने भारी आलोचना की। आलोचना करने वालों में से 2 साइंटिस्ट कार्ल वुंश और ईगल फ्रेज क्रिस्टेंसन को इस फिल्म में दिखाया गया था। दोनों ने बाद में कहा कि उन्हें फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने गुमराह किया था और उनके काम को और दृष्टिकोण को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। यहाँ सबक ये मिलता है कि यदि आप लोगों की बातों को ट्विस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी फिल्म कभी मत देखने दीजिए। नंबर 6, 13th। 2016 में रिलीज हुई 13th एक डॉक्यूमेंट्री है जो ये बड़ा दावा करती है कि आधुनिक यूएसए में गुलामी प्रथा अभी भी मौजूद है। इसका तर्क है कि सामूहिक कारावास जैसे सामाजिक तंत्रों के माध्यम से गुलामी के तरीके हमारी समझ से बाहर बहुत सारे सूक्ष्म स्तरों पर आज तक काम कर रहे हैं। हालांकि निश्चित रूप से कुछ चौंकाने वाले पॉइंट्स को उठाता है। इसके तर्कों में यह कमजोरी है कि वो तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना और यहाँ तक कि कहानियां भी गढ़ लेना। उदाहरण के लिए बिना कोई सोच दिए हुए 13th का दावा है कि पिछले दशक के जेल की आबादी में विस्फोट हुआ है, जबकि सारे सबूत इस बात के खिलाफ जाते हुए कहते हैं कि यह असल में कम हुई है। ये ऐसा दावा भी करते हैं कि अश्वेत पुरुष अमेरिका की आबादी का केवल 6.5% है, फिर भी वे जेल की आबादी का 40.2% हिस्सा है। 40.2% के इस आंकड़े का भी कोई सोर्स मौजूद नहीं है। हालांकि असली फिगर है 33%, मतलब 33%, जो निश्चित ही अनुपात से बहुत बड़ा है। लेकिन ये त्रुटि इस फिल्म के छुपी हुई सच्चाई का खुलासा करने के दावे को कमजोर कर देती है। ये फिल्म कुछ सच्चाइयां जरूर दिखाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये फैक्ट्स की एक्यूरेसी से ज्यादा आपके खून को उबालने को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। नंबर 5, सुपर साइज मी। 2004 में रिलीज हुई सुपर साइज मी ने इतने सारे लोगों को फास्ट फूड खाने से रोक दिया कि मैकडॉनल्ड्स ने अपना मेन्यू बदलकर उसमें सैलेड और अन्य हेल्दी ऑप्शंस को शामिल करना शुरू कर दिया। हालांकि इसके नतीजे पॉजिटिव थे, लेकिन इस फिल्म में ऑथेंसिटी कम देखने को मिली। फिल्म की शुरुआत में निर्देशक मॉर्गन स्परलॉक ने सबसे पहले तो ये दर्शाया कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है और उसके बाद वे महीने भर तक सिर्फ मैकडॉनल्ड्स से पेट भरने के लिए मिशन पर निकले। लेकिन वास्तव में मॉर्गन ने कई साल बाद खुद ही स्वीकार किया कि वो 30 वर्षों तक एक हफ्ते के लिए भी बिना शराब के नहीं रह रहे थे। मॉर्गन ने लगभग जीवन भर तक एक शराबी होने की बात कबूली। उसी दौरान सुपर साइज मी का फिल्मांकन भी हुआ था। शायद यही कारण हो सकता है कि जब डॉक्टर ने आधे एक्सपेरिमेंट के बाद उनकी जांच की तो पाया कि स्परलॉक का खान पान उनके लीवर पर बुरी तरीके से असर डाल रहा है। ये एक शराबी के खूब नशा करने की हालत में होने वाली स्थिति जैसा ही था। इस वजह से मॉर्गन के शरीर में जो भी बदलाव नोट किए गए वो शराब की भारी सेवन से प्रभावित हो चुके थे, और अगर उन्होंने उस दौरान शराब छोड़ भी रखी होगी तब भी सिर्फ एक आदमी पर हुए असर से कुछ भी साबित नहीं होता। बेशक यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मैकडॉनल्ड्स का खाना खाना आपके लिए अच्छा है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शराब से कोई भी मदद नहीं मिलेगी। नंबर 4, बॉलिंग फॉर कोलंबाइन। 2002 में विवादास्पद फिल्म निर्माता माइकल मूर ने बॉलिंग फॉर कोलंबाइन रिलीज की। ये एक डॉक्यूमेंट्री थी जो कि 1999 में कोलंबाइन हाई स्कूल में हुए नरसंहार को एक्सप्लोर कर रही थी। मूर के हिसाब से शूटिंग के मूल कारण थे अमेरिका में बंदूकों को लेकर दी गई कानूनी छूट और उससे पनपने वाला बंदूक प्रेमी कल्चर। हालांकि मूर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं, लेकिन मिसलीडिंग फैक्ट्स और ऐतिहासिक घटनाओं के गलत बयान उनके तर्कों को कमजोर करते हैं। इसके शुरुआती सीन में मूर एक बैंक में एक ऑफर का फायदा उठाने जाते
जाते हैं जिसमें नया खाता खुलवाने पर एक फ्री गन मिल रही है। बैंक मूर को बहुत कम समय में बंदूक दे देता है और वो भौचक्के होकर सोचते हैं कि ये कितना आसान था, लेकिन फिल्म में ये नहीं बताया गया है कि कैसे इसके निर्माताओं ने पहले ही सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर दी थी और फिल्मांकन के दिन बंदूक तैयार रखने की व्यवस्था कर दी। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी क्योंकि बैंक के नियमों के अनुसार आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति की 1 महीने के बैकग्राउंड की जांच की आवश्यकता होती है और दूसरी बात यह कि बंदूक की डिलीवरी में कई सप्ताह लग सकते हैं क्योंकि आमतौर पर बंदूकों को साइट पर स्टोर नहीं किया जाता। बेशक इसके बावजूद भी ये चौंकाने वाली बात है कि आप किसी बैंक से बंदूक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मूर के लिए इतना काफी नहीं था। फिल्म में आगे जाकर यह दावा किया गया है कि अमेरिका की वार्षिक बंदूकों द्वारा हत्याओं की संख्या 11,000 से अधिक है, जबकि आपराधिक FBI आंकड़े इस संख्या को लगभग 8,800 बताते हैं। मूर द्वारा पेश किया गया फिगर असल में हत्याओं, आत्मरक्षा और पुलिस के यूजर्स के मिले जुले आंकड़ों से आया था, लेकिन इस फिल्म का सबसे ज्यादा विवादित दावा है इसके व्यंग्यपूर्ण कार्टून सेक्शन हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में। इस कार्टून का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय राइफल संघ की उत्पत्ति KKK से हुई। भले ये पूरी तरह से एक व्यंग हो, लेकिन ये एक गलत चुटकुला है क्योंकि NRA की स्थापना न्यूयॉर्क में यूनियन सैनिकों द्वारा सिविल वॉर के दौरान की गई थी। इस तथ्य को अगर हम भूल जाएं तब भी पूरी तरह से सपोर्टिंग एविडेंस की कमी इस बात पर प्रकाश डालती है कि मूर का व्यक्तिगत एजेंडा इस फिल्म पर किस तरह से हावी है और इसे एक डॉक्यूमेंट्री की मूल परिभाषाओं से दूर ले जाता है। नंबर 3, बेयर ग्रिल्स बॉर्न सर्वाइवर। जिस किसी ने भी सर्वाइवलिस्ट बेयर ग्रिल्स के शो देखे हैं वो जंगल में रहने की उनकी क्षमताओं के बारे में जानते हैं। उनका मुख्य फोकस इस बात पर रहता है कि वे अपनी SAS से ली हुई सर्वाइवल ट्रेनिंग के जरिए कठोर जंगली हालातों में भी शेल्टर और गर्माहट ढूंढ लेते हैं और खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ग्रिल्स के बॉर्न सर्वाइवर जैसे शो में दिखाए गए सर्वाइवल ऑन द एज वाले रूप की 2007 में धज्जियां उड़ गईं। एक क्रू मेंबर ने सारी पोल खोल दी। एक सच्चाई सर्वाइवलिस्ट जीवन शैली का दिखावा करते हुए ग्रिल्स नियमित रूप से फिल्मांकन के दौरान होटल रिजॉर्ट में रहे। सियरा नेवादा पहाड़ों के आरामदायक लॉजेस से लेकर पूरी तरह लग्जरी रिजॉर्ट तक उन्होंने असल में जंगल की ठंडी जमीन पर ज्यादा रातें नहीं बिताई हैं। इसका मतलब यह है कि खाना पानी ढूंढने की उनकी पागलों जैसी खोज और जो मिले वो खा लेने वाली प्रवृत्ति चाहे कितनी भी भयानक लगे सब झूठ थी, क्योंकि यूजुअली उनके दिन की शुरुआत ही परोसे हुए लजीज मीट से होती थी। हालांकि ग्रिल्स की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने फैंस को गुमराह करने के लिए 2014 में सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, लेकिन फिर भी उनके आश्चर्यचकित कर देने वाले शो को देखने का मजा तो कम हो ही चुका था। नंबर 2, गैसलैंड। गैसलैंड 2010 की एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि फ्रैकिंग जैसे विवादास्पद टॉपिक पर फोकस करती है, जिसमें ऑयल या गैस को बाहर निकालने के लिए जमीन में विस्फोटक रूप से लिक्विड को इंजेक्ट किया जाता है। इस फिल्म का फोकस फ्रैकिंग से होने वाले प्रदूषण पर है और इस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने के दौरान एक विशेष रूप से खतरनाक दावा किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट करती है जिन क्षेत्रों में फ्रैकिंग होती है वहां लोग अपने घर के नल से निकले पानी में आग लगा सकते हैं। इस फिल्म में बड़ी चालाकी से ये बात नहीं बताई गई कि इस तरह की घटनाओं की खबरें 70 के दशक से आती रही हैं। ये इन इलाकों में फ्रैकिंग शुरू होने से बहुत पहले की बात है। ये फिनोमिनन आमतौर पर अंडरग्राउंड पानी के भंडार में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मीथेन के कारण होता है। गैसलैंड के एक दूसरे सेक्शन में दिखाया गया है कि पास की नदी में बड़ी तादाद में मछलियां मरने लगी थीं और उनकी मौत की जिम्मेदार फ्रैकिंग को बताया गया। हकीकत यह थी कि मछलियों का सफाया एक जहरीले शैवाल के फैलने की वजह से हुआ था और ये पास की कोयले की खदान से हुए प्रदूषण के कारण नदी में फैले थे। इसलिए जबकि हम सभी बात मान रहे हैं कि प्रदूषण खराब चीज है और फ्रैकिंग से समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन अपनी बात को मनवाने के लिए झूठे कारण बखान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नंबर 1, काउस्पिरेसी। ग्लोबल वार्मिंग और वनों की कटाई से लेकर अकाल और यहाँ तक की हत्याओं तक काउस्पिरेसी के अनुसार ये सारी आपदाएं गायों की वजह से हो रही हैं। काश कि ये जवाब इतना आसान होता। इस डॉक्यूमेंट्री की सबसे बड़ी गलती है इसका एकमात्र दावा कि मांस खाना ही दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है। काउस्पिरेसी शुरू में दावा करती है कि 18% ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए पशुपालन जिम्मेदार है, लेकिन बाद में ये कहती है कि इसके असर को काफी कम करके आंका गया है। काउस्पिरेसी का कहना है कि इसका दुनिया भर का वास्तविक आंकड़ा 51% के करीब हो सकता है। दुर्भाग्य से ये बात की संख्या एक सिंगल और अविश्वसनीय स्टडी से आती है जो न केवल गलतियों से भरी हुई थी बल्कि उसके लेखक ने ही उसमें बदलाव करके उस पर से भरोसा खत्म कर दिया। 18% का जो पहले वाला क्लेम था वो भी गलत डेटा पर आधारित था और बाद में उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा करेक्ट करके 14% कर दिया गया। अभी भी ये पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के परसेंटेज से ज्यादा हो रहा है, तो बढ़ा चढ़ाकर दावे करने की क्या जरूरत है जब एक स्थापित फैक्ट्स ही इतने भयानक है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा
कि मांस उद्योग का हमारे पर्यावरण पर भयानक प्रभाव पड़ता है, जिसमें शामिल है अमेज़न जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई जो पालतू जानवरों का चारा उगाने के लिए की जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली कई डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में कहा कि फैक्ट्स का उपयोग करते हुए सच्चाई तक पहुंचना चाहिए बजाय कि झूठे दावों के छलावे में आने के। क्या आप इनमें से किसी भी झूठी डॉक्यूमेंट्री की झांसे में फंस गए थे? क्या आप किसी और डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानते हैं जिसने अपने दर्शकों से झूठ बोला हो? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम इस पर एक वीडियो बना सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।